Hello and welcome to ZB Language Lab. This is Zafar. आज हम लोग एक नए जीएस गवर्नेंस का एक टॉपिक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अप्रैल 3 और अप्रैल 5 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक बिल पास होता है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। कुछ ऐसी चेंजेस जो साल 1995 यानी 1995 में ली गई, उनको 2025 में बदला गया। कुछ वो चीज़ें जो सरकार को या हमारे रिसर्चर्स को या उन लोगों को, या अगर हम कहें तो पढ़े लिखे लोगों को लगता था कि उस टाइम पे जिन चीज़ों की वजह से वक्फ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें करप्शन चल रही है, उसमें ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे देश के एक आम नागरिक को, आई एम नॉट सेइंग दिस फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, व्हाट आई थिंक इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी खुद की परसेप्शन है वो अलग है। आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स। तो सरकार को लगा कि शायद सरकार शायद श्योर भी हो कि कुछ चीज़ों में वक्फ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है करप्शन की ओर जा रही है। दोस्तों, मिसाल के तौर पे 2022 में तमिलनाडु की एक विलेज, उसमें एक इंसान आपकी तरह हमारी तरह किसी को ज़मीन देता है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी ज़मीन किसी को बेच रहे हो और सामने वाला बंदा कहे कि आप जाओ वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आओ। और अगर आप वक्फ बोर्ड के पास जाएं और वक्फ बोर्ड में जाके आपको इस चीज़ का एहसास हो, ऐसा पता चले कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, बट द होल लैंड बिलोंग्स टू वक्फ, ये पूरी ज़मीन वक्फ की है। अब अगर ऐसा हो कि यही उसी टाइम पे आपको पता चले आपकी पूरा जो विलेज है वो वक्फ का है, यानी उस टाइम पे आपकी जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड की है। अब ये वक्फ बोर्ड है क्या, 2025 में क्या चेंजेस आई, क्या आपको इस टॉपिक को समझने में अजीब लग रहा था? इंटरेस्टेड और एक सिंप्लीफाइड वे में आज हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, जिसे हम कहेंगे उम्मीद। अब ये उम्मीद क्या है दोस्तों? उम्मीद होता है यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। किसके लिए एफिशिएंसी, किसके लिए डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट ऑफ वक्फ बोर्ड स्पेसिफिकली फॉर द मुस्लिम्स। अब मैं ऐसा ही क्यों कह रहा हूं? बिकॉज मुस्लिम्स आर सेइंग दैट इट इज अगेंस्ट देयर रिलीजन। आई एम सेइंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा क्लेम करा दैट वी आर यूनिफाइंग एंड वी आर मैनेजिंग फॉर द एम्पावरमेंट, फॉर द एफिशिएंसी। किसके लिए? डेवलपमेंट किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। उम्मीद, एक उम्मीद। चलो देखते हैं ये उम्मीद में क्या था। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 उम्मीद एक्ट के नाम से पास करा गया पार्लियामेंट में 2025 में। किस वजह से? रीजन थे कि ट्रांसपेरेंसी लानी है। भाई, किस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी तो वक्फ बोर्ड में पहले से ही थी, बट गवर्नमेंट का ये मानना है कि वक्फ बोर्ड में पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं, बट इट वाज फिल्ड विद करप्शन, इट वाज फिल्ड विद जुरिस्डिक्शन, इट्स ऑन जुरिस्डिक्शन। फॉर एग्जांपल, आपकी ज़मीन है और मैं वक्फ बोर्ड की ओर से जाऊंगा, बोलूंगा भाई ये तेरी ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो यू कुडंट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते हो, कर सकते ही नहीं थे उस टाइम पे कुछ। और ये सरकार की ज़मीन नहीं, वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू कोर्ट, आप कोर्ट को कहेंगे भाई मेरे ना इस मामले में मेरी हेल्प करो एंड गेट मी दैट प्लीज। कोर्ट कहेगा नहीं, वी कांट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ वक्फ, बिकॉज उनका अपना ही ट्राइब्यूनल है। ओके, ये सब चीज़ें 2025 में कैसे चेंज हुई आज पढ़ते हैं इसके बारे में। वक्फ प्रॉपर्टी है क्या? देखो, अल्लाह के नाम कोई ज़मीन कर देना कम्स अंडर वक्फ, सिंपल सी डेफिनेशन। आपने कहा मैं ना एक काम करता हूँ, अपनी ज़मीन को मैं किसी मस्जिद के नाम कर देता हूँ, या
मैं ज़मीन को अल्लाह के नाम पे दे देता हूँ किसी को। तो जब आपने अल्लाह के नाम पे दे दी ज़मीन, अब आपकी नीयत तो नहीं होगी अल्लाह से वापस लेने की। तो ऐसी चीज़ वक्फ अमेंडमेंट होने से पहले थी कि भाई अगर आपने ज़मीन अल्लाह को दे दी, आप उसको वापस कर ही नहीं सकते। और अगर आप वापस नहीं कर सकते तो क्या कौन कौन ऐसा इंसान हो सकता है जो वक्फ को अपनी ज़मीन दे सकता था? उसके लिए कोई भी दे सकता था। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदू हो, आपको अपनी ज़मीन वक्फ को देनी है, यू कुड डू दैट, आप दे सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा सिर्फ मुसलमान, और वो भी कौन से मुसलमान? कल कन्वर्ट हुए, परसों या 1 साल पहले नहीं, 5 साल पहले से जो लोग नमाज, कुरान मजीद या वाट एवर इज कमिंग इन द प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम कर रहे हैं, वही ज़मीन डोनेट कर सकते हैं भाई। चलो, जो प्रॉपर्टी डोनेटेड हो मुस्लिम से रिलीजियस, चैरिटेबल या प्राइवेट पर्पसेस के लिए, वो वक्फ कहलाती है। स्पेसिफिकली किसके लिए? अल्लाह के लिए, गॉड के लिए। और आप अगर कल कहो कि नहीं ये ज़मीन भाई मैंने वापस लेनी है, यू कुडंट डू दैट। क्यों? क्योंकि आपने अल्लाह को एक बार ज़मीन दे दी है। चलो ठीक है जी, अब ये तो समझ आ गया कि अल्लाह को हमने ज़मीन दे दी। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, हर चीज़ का एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि इतनी ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। एक अच्छी खासी उनकी पहचान है। फॉर एग्जांपल, टर्की, ओके, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, सीरिया, ये सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। और आप ये भी हैरान हो जाएंगे, इराक इज़ आल्सो देयर, इनका कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। मतलब इनमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप अल्लाह को ज़मीन दो। फॉर एग्जांपल, आपने कहा मैंने अल्लाह को ज़मीन दे देनी है, आपने वहाँ पे मदरसा बनवा लिया, आपने वहाँ पे मस्जिद बनवा ली, बट आप ऐसा ऑफिशियली नहीं कर सकते, अनऑफिशियली। ठीक है भाई, अगर आपने ज़मीन दे रहे हो, इट इज़ अप टू यू टू गिव दैट प्लेस। सेकंड थिंग, इंडिया के पास जो वक्फ बोर्ड है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्बन लैंड ओनर्स है। किसके साथ? लीगल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है। और आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया में सबसे जो ज़्यादा लार्जेस्ट लैंड ओनर है ना, आर्म्ड फोर्सेस हैं, और उसके बाद रेलवेज हैं। और आपको पता 3rd नंबर पे कौन है? हमारा वक्फ बोर्ड। ओके, चलो ये कंसेप्ट आगे आपके माइंड में क्लियर हो गया। अब ये कब से चल रहा है? ये वक्फ कंसेप्ट, अल्लाह को ज़मीन देना, कब से चल रहा है? तो ये चल रहा है ओवरऑल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, प्रॉफिट मोहम्मद PBUH पीस बी अपॉन हिम, उनके टाइम से चल रहा है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा कि मैं ना इस जगह हम मस्जिद को दे देते हैं, फॉर एग्जांपल। ओके, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में तो ऐसा था कि कुछ खजूरें उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम दी थी। लेकिन वो एक रिलीजियस और एक डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा, हम उससे थोड़ा हटके उस टाइम पे अरब को थोड़ा अगर हम साइड रखें, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, दिल्ली सल्तनत से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। एक सुल्तान थे मोइजुद्दीन सैम गोहर, उन्होंने कुछ विलेजेस दे दी मुल्तान की जामे मस्जिद को, बहुत अच्छा करा। और उस टाइम पे उन्होंने तो दे दी, लेकिन सरकार ने क्या कहा? उसके बाद आते हुए जो अंग्रेज़ों की सरकार आई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई परपेचुइटी ऑफ द वर्स्ट काइंड। इस इडम का क्या मतलब है? इस इडम का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल परपेचुइटी क्या होती है, इसका मतलब समझते हैं। परपेचुइटी या परपेचुइटी, आप जिस मर्जी तरीके से प्रोनाउंस करें, इसका मतलब होता है मैंने आपको 10 रुपये दिए, या फॉर एग्जाम्पल मैंने ना आपको 100 रुपया दिया, एंड आई सेड दैट इस 100 रुपये के बदले मैं आप मुझे हर महीने 10 रुपये देते रहना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो या हर साल देते रहना, तो वो एक लॉन्ग टाइम प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल मान लो, लॉन्ग टाइम इंटरेस्ट मान लो, वो जो चलता रहता हो। तो सरकार ने, अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये ना एक वास्ट काइंड की परपेचुइटी है, यानी ये एक ऐसी किस्म की परपेचुइटी है जिसमें बस आप पैसा दे रहे हो किसी को, एंड यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट उस सेंस में नहीं, मान के चलो आपने अल्लाह को ज़मीन दे दी और आप लॉन्ग टाइम प्रॉफिट गेन कर रहे हो। सरकार ने ऐसा कहा कि जो लोग ज़मीनें अल्लाह के नाम पे आपसे ज़मीनें लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर मौलाना, यू आर मौलवी, आप अल्लाह के नाम पे ज़मीनें ले रहे हो, बट यू आर नॉट गिविंग द प्रॉफिट टू देम, बट अगेन इसके बदले आप उल्टा लोगों से प्रॉफिट, लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट गेन कर रहे हो। छोटी सी बात है, छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आपको समझ आ गया अच्छी बात है, वरना आगे चलेंगे डिटेल में समझ आ जाएगा। फिर 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट आया, वक्फ
सिस्टम के अंदर। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नेहरू की सरकार थी, वक्फ एक्ट 1954 1954। अच्छा, उसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1964 में, 1964 में एक नया सेंट्रल काउंसिल बन गया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 में, अब उस टाइम पे सरकार किसकी थी? दैट वाज नॉट द सरकार ऑफ कांग्रेस। उस टाइम पे क्या हुआ? उस टाइम पे उसने स्ट्रेंथ करा रेगुलेशन और ओवर राइडिंग अथॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी लॉज। इसका मतलब क्या हुआ भाई? उस टाइम पे स्टेट्स को पावर मिली, कहा ठीक है आप अपने हिसाब से वक्फ बोर्ड मैनेज करो। बहुत अच्छी बात। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 1995 में जो वक्फ बोर्ड थे स्टेट लेवल पे बनाए गए, और रोल ऑफ वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड, सीईओ, मुतवल्ली, ये सारे रोल्स डिफाइन करें। मुतवल्ली क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पे डिफाइन करेंगे। फिर इन्होंने वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया गया, और वो भी सिविल कोर्ट पावर से। अगर आपने अभी से 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल आप सरकार को जाके कहो, आप लॉ कोर्ट अदालत के चक्कर काटो, यू से दैट सर मेरी ना जमीन वक्फ बोर्ड ने हैंड ओवर कर ली है, अपने उन्होंने ना दे हैव कैप्चर्ड दैट लैंड, तो उस टाइम पे क्या कोर्ट आपकी हेल्प कर सकेगा? द आंसर वाज नो। बट 2025 के बाद द आंसर इज यस, कोर्ट इंटरफेयर कर सकेगा। एट द टाइम कोर्ट कुडंट इंटरफेयर इन दैट मैटर। क्यों? बिकॉज कोर्ट इंटरफेयर इसलिए नहीं कर सकता कि 1995 एक्ट के तहत आपको ना वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उनकी जो क्या बोलते हैं इसको, सुपरविजन है, उनके जो फैसले हैं वो वक्फ ट्राइब्यूनल लेगी। यानी इसमें कोर्ट लेवल के पावर थे। अच्छा जी, डिसीजन जो ट्राइब्यूनल के जो डिसीजन थे वो सिविल कोर्ट में आ ही नहीं सकते थे। ओके जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब 2025 में क्या हुआ? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, इसमें क्या हुआ? प्रोविजन और की चेंजेस पढ़ते हैं। पहली बात, इसका नाम रखा उम्मीद एक्ट। देखते हैं कैसी उम्मीद है। यूनिफाइड मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। बहुत अच्छी बात, ऊपर पढ़ के आए। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीजें चेंज होके आ गई। मतलब पहले तुमने कहा सर ठीक है हम ना वक्फ बोर्ड के पास जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी जमीन किसी ने हड़प ली है, वक्फ बोर्ड ने, तुमने कहा कानून ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं आप ना वक्फ बोर्ड के पास ही जाओ। वक्फ बोर्ड के पास गए, उनके अपने जजेस हैं, उनकी अपनी वो अदालत है, उन्होंने कहा भाई हम तो सारे मुसलमान हैं। लेकिन अब ऐसा यहाँ पे नहीं है। इन्होंने कहा नॉन मुस्लिम्स भी अब उसका पार्ट बन सकते हैं। किसी ने पूछा क्यों? कहा हमें ना ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ये नहीं कि आप मुसलमान हो तो मुसलमानों की हमायत करोगे एंड यू विल नॉट टेक द डिसीजन अगेंस्ट मुस्लिम्स, बट एट दैट टाइम you may take the decisions against non-Muslims as well. I'm not saying from the religious point of view. I'm sorry अगर आप religiously sentiments आपके जो hurt हो रहे हैं, but मैं आपको जो है जो रियलिटी है that is it. Okay. फिर वक्फ बाय यूजर जो चीज़ थी वो रिमूव करी गई। मतलब इसने कहा कि वक्फ जो है वो न्यूली रजिस्टर्ड नहीं हो सकता अनलेस ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को वक्फ जो था वो न्यूली रजिस्टर्ड आप नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल आपने कहा मैं ना वक्फ का नया बोर्ड बनवाऊंगा, आपके पास में पुराने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। चलो ये तो मामूली सी बात है, आप समझ सके होंगे इस कंसेप्ट को। फिर आ गया रिटेंशन ऑफ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज। मतलब यह कहा कि जो आपने पहले रजिस्टर्ड करी थी ना वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी एक्ट से पहले, वो अपना स्टेटस को रिटेन करेंगी अनलेस इन डिस्प्यूट, अगर किसी में डिस्प्यूट हो तो ही, वरना अगर आपने आज से पहले कुछ बनवा लिया दैट इज अप टू यू। और सेक्शन 40 को रिमूव कर दिया। इस पे लोगों ने थोड़ा सा वो करा लाइक प्रोटेस्ट वगैरह। वक्फ बोर्ड कैन नो लॉन्गर डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ एंड लेंट यूनिलेटरली। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मस्जिद के आगे की जो जगह है वो भी मस्जिद के अंडर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आई एम सिंपली एक्सप्लेनिंग दिस कंसेप्ट। और आपने कहा मैं ना इस ज़मीन को अपने फॉर एग्जाम्पल यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ अ मदरसा, ओके, आपने कहा अगर पॉसिबल हो, सामने वाले बंदे को कहा भाईजान अगर पॉसिबल हो तो हम ना ये ज़मीन मदरसे में रख लें। उन्होंने कहा ठीक है आप रख लो। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे एक कंसेप्ट लेते हैं बोर्ड का, वक्फ बोर्ड का। उन्होंने कहा हम ना सामने वाली ज़मीन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड के अंडर लेना चाहते हैं। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बिना किसी की परमिशन के एवं ही विदाउट द कंसेंट ऑफ द नेक्स्ट द पर्सन हु इज देयर
हु इज द ओनर ऑफ दैट स्पेसिफिक लैंड, उसकी कंसेंट के बिना आप उसको अपने अंडर कर ही नहीं सकते हो, सेक्शन 14 ने कहा। फिर ट्रस्ट जो हैं उसको वक्फ बोर्ड से अलग कर दिया, मसलन मुस्लिम जो ट्रस्ट हैं गवर्न करे जाते हैं उनके अलग जो लॉज के द्वारा जो गवर्न करे जाते हैं ट्रस्ट वगैरह, वो वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आते। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। अब जो ऊपर हम पढ़ के आए थे कि वक्फ की डेडिकेशन जो है वो कौन कर पाएगा, लेकिन आज से पहले तो करते थे लोग, लेकिन अब वही जो पिछले 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिसिंग है, मतलब नमाज पढ़ रहा है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, आप जो भी इस्लामिक चीज़ें हैं आप उनको, यू आर प्रैक्टिसिंग दैट थिंग्स, आप उनको प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ही डोनेट कर सकते हो, आप ही डेडिकेट कर सकते हो वक्फ को। फिर इनहेरिटेंस की प्रोटेक्शन करना, मतलब इसने कहा कि विमेन विडोज ऑफन, उनको जो है इनहेरिटेंस मिलनी चाहिए बिफोर द प्रॉपर्टी इज डेडिकेटेड। फॉर एग्जांपल आपकी ज़मीन है, आपके अब्बू जी ने, आपके फादर साहब ने, आपके पिता ने अपनी ज़मीन, आपकी पूरी जो ज़मीन है वो वक्फ को दे दी। उन्होंने कहा ठीक है हम देते हैं, लेकिन अब इस बोर्ड के तहत कुछ समय बाद अगर आपके अब्बू की डेथ हो जाती है तो अगर आप यतीम हैं या आप विमेन हैं आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, सिंपल सी बात है। फिर लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है वो अप्लाई करा गया। अब ये क्या है लिमिटेशन एक्ट, यानी एडवर्स पोजेशन फॉर 12+ years नाउ अप्लाइज टू वक्फ लैंड क्लेम्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि आपने ना जो ज़मीन, फॉर एग्जांपल वक्फ बोर्ड ने जो ज़मीन, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे आपने अपना घर बनाया था आज से 5, 6, 7 साल, 8 साल, 20 साल, 30 साल पहले, और अभी आप कह रहे हो कि भाई 12 साल प्लस रहने से वो ज़मीन जो है वो मेरी होगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये अच्छा पॉइंट है कहीं ना कहीं। फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो ट्राइबल लैंड हैं वहाँ पे वक्फ अलाउ जो है वो नहीं करा जाएगा, सेक्शन 5th और सेक्शन 6th, ट्राइबल के राइट्स को बचा के रखने के लिए। ठीक है, फिर अब इसमें ये क्या है, 1 सेकेंड, यह है कि वक्फ ट्राइब्यूनल कंपोजिशन में कौन होगा। तो पहले सिर्फ वक्फ के मेंबर हुआ करते थे, अब 3 मेंबर जो है वो बॉडी रिटेन होगी, यानी डिस्ट्रिक्ट का जज होगा, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर होगा और मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट्स होंगे, सिंपल सी बात है। फिर गवर्नमेंट जो बॉडी होगी, 1 सेकेंड, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिए, फॉर एग्जांपल आपने कहा आपने ना वक्फ की जो ज़मीन थी, सरकार कह रही है कि ज़मीन हमारी है, लेकिन अब सरकार का कौन सा आदमी जाएगा जाके बोलेगा ज़मीन हमारी है, कौन सा आदमी इसको क्लियर करेगा, तो टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर, जो हायर देन कलेक्टर होगा, कलेक्टर यानी कि कलेक्टर से हाई रैंक जिसका होगा वही इंसान बताएगा। अब किसी ने अमित शाह होम मिनिस्टर से पूछ लिया कि बताओ सर ऐसा क्यों, कलेक्टर का रोल रिलीजियस मैटर में कहाँ आ गया, उसने कहा भाई कलेक्टर तो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, वही तो डिसाइड करेगा जगह सरकार की है या जगह वक्फ बोर्ड वालों की है। चलो, फिर जो रेजोल्यूशन अथॉरिटी थी उसके जो डिस्प्यूट्स थे वो कैसे, फॉर एग्जांपल कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा, बस एक बार पॉइंट पढ़ लो। इसने कहा जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे वही डिसाइड करेंगे कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या सरकार की है। कुछ समझ आया? इस पॉइंट को अगर आप अपने हिसाब से समझेंगे तो अच्छी बात है, मैं ना समझाऊं तो ठीक है। मतलब सरकार ज़मीन आपकी है, वक्फ की है, सरकार की है, ये मैं और आप, मौलाना और मौलवी डिस्कस नहीं करेंगे, कोई टीचर डिस्कस नहीं करेगा, बल्कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, सरकारी मुलाजम ही बताएंगे कि ये ज़मीन किसकी है, सरकार की है या वक्फ वालों की। इस पॉइंट को आप अपने हिसाब से समझ लेना थोड़ा सा। चलो, अब हमने ऊपर बात करी थी कि कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो अब ऐसा नहीं है। ट्राइब्यूनल डिसीजन अगर आप उनसे सेटिस्फाई नहीं हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। फिर डिजिटल रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी आपको 6 महीने के अंदर अंदर ही वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या होंगे कि वक्फ कंट्रीब्यूट करता है बोर्ड को वो 7% से लेकर 5%, कुछ समझ आई? फॉर एग्जाम्पल आप ना वक्फ के अंडर आपने किसी ज़मीन को वक्फ के अंडर लिया, उस वक्फ की ज़मीन से जो रेवेन्यू इकट्ठा, पैसा इकट्ठा होता था, अब आपके जो बोर्ड की ओर जो पैसा जाएगा सिर्फ 7 से, पहले 7% था, अब जो 5% पैसा जो है वो बोर्ड वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, अब नेक्स्ट ये है कि मैंडेटरी ऑडिट, यानी वक्फ जो 1 लाख एनुअल इनकम से ज़्यादा जो है वो ऑडिट में चला जाएगी। मतलब अगर 1 लाख इनकम वक्फ से आ रही है, इससे ज़्यादा जो होगी
वो ना चले जाएगी सरकार, ऑडिट के पास चले जाएगी सरकार के पास। चलो अब अमेंडमेंट एक्ट की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस वही जो मैंने ऊपर बताया आपको। भाई इसमें ना सरकार ने कहा कि हमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, आपने उस पर काम करा। सरकार ने कहा डिजिटल पोर्टल और ऑडिट जो है वो क्लैरिटी लाएंगे, अब एज इट इज़ हुआ करेगा। स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन होगी, यानी अब आपको कोई डिले या एनुअल एरर नहीं आया करेंगे, बल्कि मॉडर्न प्रोसेसेस के हिसाब से चीज़ें बहुत स्मूथली काम करा करेंगे। इंक्रोचमेंट से आपको बचा लिया गया। फॉर एग्जांपल स्ट्रिक्टर मीयर जो है वो लिए जाएंगे अगर आप इलीगल यूज़ करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे लैंड को। फॉर एग्जांपल you are the member of the वक्फ बोर्ड, you are saying that to capture that specific land, okay, and you are going to capture the land of, for example, you are going to capture the land of Mr. A B C, but you are illegally capturing that place। तो ऐसा सरकार ने कहा कि नहीं होगा यहाँ पे। इंक्लूजन डाइवर्सिटी क्या होती है, विमेन और नॉन मुस्लिम्स पहले नहीं थे, सरकार ने कहा आप विमेन को भी बीच में लाओ, नॉन मुस्लिम्स को भी बोर्ड मेंबर्स के बीच में लाओ। टैकल करो हिस्टोरिकल मिसयूज, यानी आज से पहले जो कुछ हो गया ना, आप इन एफिशिएंसीज को, करप्शन को करेक्ट करो, ठीक करो। चलो अब इस पे कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म करी, कुछ ने कंट्रोवर्सीज फैलाने शुरू करी। अब ये क्या है, इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगेन मैं आपको कह दूं, आई डोंट हैव टू टेक like I don't have to talk about any religious leader that what was his point of view. I will simply say जो यहाँ पे लिखा गया वही मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? चलो, इनफ्रिंजमेंट ऑन रिलीजियस राइट्स, इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ो। यानी लोगों ने कहा कि भाई आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29, ये आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स को, आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी, आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप अगर मुस्लिम हो, आप अगर क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिज्म के से बिलोंग करते हो, कोई भी रिलीजन हो, आप सरकार की नज़र में, कानून की और कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में बराबर है। आप एक इंडियन हैं, यू आर नॉट known by your religion but by your presence in this country, you are the citizen of the country। इसलिए सरकार ने, लोगों ने कहा, रिलीजियस लीडर्स ने कहा कि ऐसा नहीं है, आर्टिकल 14 को आप ख़त्म कर रहे हो, आप हमारी ज़मीनों को हड़पने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आप हमें ना कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में जो बराबर का जो अधिकार मिलता था, आपने हमें वहाँ से साइडलाइन कर दिया है। फिर मैंडेटरी नॉन मुस्लिम्स की इंक्लूजन क्यों, मतलब आप हिंदू हैं, आपने अपने टेम्पल्स में या आपने अपने मामले में अगर मुसलमान नहीं रखे, आप मुसलमानों की मस्जिदों में, आप किसी और मज़हब के उनके ऑफिशियल, उनके असली, उनके अपने मामले में, हु यू आर टू इंटरफेयर इन दैट मैटर, आप किसी को इंक्लूड कैसे कर सकते हो? लोगों का मानना था। सरकार ने इसके रिप्लाई में आई डोंट नो क्या दिया। फिर सरकार ने तो हर एक्ट पास कर दिया, आप पढ़ सकते हैं एक्ट में क्या लिखा हुआ है। फिर इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट का कंट्रोल, ऐसा क्यों? मतलब जो सेंट्रलाइजेशन थी वो डिले भी कर सकते हैं और लीगली किसी की चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो जी, अब लोगों ने कहा कि कम्युनिटी से तो आपने कंसल्ट करा ही नहीं, आपने जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनाई थी, आपने तो उसके पॉइंट्स ही नहीं ऐड करे। चलो, फिर एक्सक्लूजन जो हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट था वक्फ बाय यूजरवा, आपने वो वाला हटा दिया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर लोगों ने कहा आपने ना डिस्प्यूट्स को इंक्रीज कर दिया है। यार हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में उतना इंपॉर्टेंट ये किसी के कमेंट नहीं है, बिकॉज दीज आर लाइक फेसबुक कमेंट्स जिनका कोई शायद कोई असर हो सरकार पे। चलो, नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन क्यों आई? फेयर टू डिल्यूट इस्लामिक लीगल अंडरस्टैंडिंग इन वक्फ गवर्नेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप ना ये यहीं तक है, आप ना वक्फ से बिलोंग करते हो, दिस मैटर बिलोंग टू यू ओनली, देन हु एम आई टू इंटरफेयर इन दैट? मैं कौन होता हूँ आपके मामले में इंटरफेयर करने वाला? यही लोग पूछ रहे हैं सरकार से कि गवर्नमेंट का क्या रोल है लोगों के रिलीजियस मैटर्स में आने का। वो चाहे कोई हिंदू एमपी हो या मुस्लिम एमपी हो, सबके यही क्वेश्चंस थे, दोज हु वर अपोजिंग द बिल, अपोजिंग द विच इज एन एक्ट नाउ। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैं अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट presenting this lecture because of any religious perspective। मैं यहाँ इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ सिंपल एज अ टीचर, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि बहुत एक एक डिबेटेबल टॉपिक था ये कि क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। उस टॉपिक को आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स। रेस्ट
ये हमारा चैनल है ZB लैंग्वेज लैब। आप यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर देंगे, आई होप सो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ये वाली PDF मैं वहीं पे शेयर कर दूंगा। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी मामले में, आपको GS से रिलेटेड, आपको इंग्लिश से रिलेटेड, स्पीकिंग का इशू है, ग्रामर का इशू है, आप इस पे हमारे यूट्यूब पे रूट वर्ड्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यूट्यूब पे स्पीकिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अभी उसके 4 से 5 लेक्चर ही आई थिंक अवेलेबल हैं। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, एज सुन एज पॉसिबल हम इसके जो स्पीकिंग का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको इंस्टाग्राम पे कोई इशू हो तो आप सिंपल हमें यहाँ पे मेल इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। आप ये वाली इंस्टाग्राम आईडी है इंग्लिश विद जफर। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। कोशिश करें लेक्चर को अपने फ्रेंड्स को भेजें। चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई एक्सप्लेन करा है, तो आप सिंप्लीफाई तरीके से आप सब्सक्राइब प्लस लाइक प्लस दोस्तों को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।